आग विज्ञान न मुताहि जाने भय। अरिहंत मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव पाठ करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ सम्यक दर्शन के विविध प्रकार के भेदों के अंतर्गत हम निश्चय व्यवहार, आज्ञा सम्यक्त्वादि सम्यक्त्व और उसके पश्चात औपशमिक शायोपशमिक शायिक इन सम्यक्त्व के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। इसमें औपशमिक सम्यक्त्व की चर्चा प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम के रूप में कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है। कैसी परिस्थितियां बनती है अनादि और सादी मिथ्या दृष्टि जीव की, कितनी कर्म प्रकृतियों का उपशम होने पर, दबने पर वो सम्यक्त्व होता है, वो चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। आज हमें यहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व से चर्चा को आगे बढ़ाना है। देखिए, आप निकालिए इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 333 334 नंबर का पेज निकालिए। 334 नंबर का पेज। उपशम सम्यक्त्व को निर्मल सम्यक्त्व कहा गया। उपशम सम्यक्त्व को निर्मल सम्यक्त्व कहा गया, क्षायिक के समान। जैसा क्षायिक सम्यक्त्व अत्यंत निर्मल होता है, उसी तरह से यह उपशम सम्यक्त्व भी अत्यंत निर्मल ही होता है। दोनों की निर्मलता में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क है, वर्तमान काल में समान है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो क्षायिक सम्यक्त्व है वो सदा काल के लिए निर्मल है और जो उपशम सम्यक्त्व है ये सदा काल के लिए निर्मल नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी आदि की, जबकि उपशम सम्यक्त्वी जीव के सत्ता तो पाई जाती है लेकिन उदय नहीं पाया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था पंडित जी साहब का। सत्ता तो पाई जावे लेकिन उदय न पाया जावे, उसका नाम उपशम सम्यक्त्व है। सो इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। द्वितीयोपशम के संदर्भ में जो बात कही थी वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेणी चढ़ते समय यदि कर्म प्रकृतियों को दबाता हुआ चल रहा है तो वो उपशम द्वितीयोपशम कहलाता है। और ये द्वितीयोपशम 7वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक चढ़ते समय और 11वें गुणस्थान से उतरते समय कदाचित 4थे गुणस्थान तक भी पाया जाता है। यह बात कही गई थी। पेज नंबर 334 पर 7वीं लाइन है, नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है क्षयोपशम सम्यक्त्व के संदर्भ में। कुछ सुंदर बातें हैं। तथा जहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में, तथा जहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में, अब 3 प्रकृतियों के नाम याद होने चाहिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय। दूसरे प्रकार से बोलें तो मिथ्यात्व, मिश्र मोहनीय
और सम्यक्त्व मोहनीय, है ना। मिश्र मोहनी माने सम्यक मिथ्यात्व। तो कह रहे हैं 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो। सम्यक्त्व मोहनीय 1 नंबर है, 2 नंबर है या 3 नंबर है? सम्यक्त्व मोहनीय ये 3 नंबर वाली प्रकृति है। नंबर डाल लीजिए, 90 ग्राम, 9 ग्राम और 1 ग्राम। सम्यक्त्व मोहनीय 3 नंबर। ये जो 3 नंबर प्रकृति है, इस 3 नंबर प्रकृति का नाम है क्या? सम्यक्त्व मोहनीय। इसका तो उदय हो 1 ग्राम जैसा, और अन्य 2 का उदय ना हो, बाकी 2 का उदय नहीं हुआ, वहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। इसका मतलब यहाँ जो क्षयोपशम सम्यक्त्व की व्याख्या पंडित जी साहब कर रहे हैं, इस क्षयोपशम सम्यक्त्व में उदय पाया जाएगा। किसका? तीसरी कर्म प्रकृति का। दर्शन मोहनी की जो तीसरी कर्म प्रकृति है, उसका उदय नियम से पाया जाएगा। उसका उदय जहाँ पाया जावे, उसका नाम है क्षयोपशम सम्यक्त्व। और 2 का उदय नहीं पाया जावे, मिथ्यात्व का उदय नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व या कहेंगे मिश्र मोहनीय, इसका उदय जहाँ नहीं है, माने 2 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं है। इसका मतलब यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तब तो सम्यक्त्व ही नहीं होता है, उसकी तो हम क्या बात करेंगे। मिथ्यात्व के उदय वाला तो नीचे ही गिरा हुआ है, मिथ्यात्व गुणस्थान वाला तो धरती पर है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय वाला कुछ गिर गया है। और सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति नंबर 3, इसके उदय वाला अभी गिरा नहीं है, लेकिन कुछ मलिन हो गया है। क्या? 3 कर्म प्रकृतियां हैं ना, और चल रही है चर्चा सम्यक दृष्टियों की, क्षयोपशम सम्यक्त्वियों की। क्षयोपशम सम्यक्त्वी वे होते हैं जो सम्यक्त्व औपशमिक सम्यक्त्व से क्षयोपशम रूप कन्वर्ट होता है। पहले जिसके औपशमिक सम्यक्त्व रहा हो, वही जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला सम्यक दृष्टि तो है। सम्यक दृष्टि है माने मिनिमम 4थे गुणस्थान वाला है क्षयोपशम सम्यक्त्व। मिनिमम कह रहा हूँ, इसका मतलब 4थे से लेकर 7वें गुणस्थान तक भी क्षयोपशम सम्यक्त्व का सद्भाव हो सकता है। लेकिन चूंकि सम्यक दर्शन है, इसलिए इन दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व का उदय तो नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय तो सिर्फ और सिर्फ पहले गुणस्थान में ही आता है। पहले गुणस्थान से ऊपर कहीं पर भी मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। इसलिए पहले गुणस्थान में यदि मिथ्यात्व का उदय आ गया उस जीव के, क्योंकि टुकड़े 3 पड़े हुए थे ना अंदर में, उपशम सम्यक्त्व के काल में 3 टुकड़े कर दिए गए थे। अब उन 3 में से यदि मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले गुणस्थान में आ जाता है ये जीव, सीधा गिर करके पहले गुणस्थान में आ जाएगा। तब तो मिथ्या दृष्टि है, तब तो क्षयोपशम सम्यक्त्व की क्या बात करें, सम्यक दर्शन ही नहीं है, न क्षयोपशम है न औपशमिक है, कुछ भी नहीं है, वो तो मिथ्यात्व में आ गया है, वो तो मिथ्या दृष्टि जीव हो गया है। फर्स्ट प्रकृति माने 90 ग्राम जिसने खा लिया उसको तो मरने से कोई बचा नहीं सकता, वो तो मर ही गया है। जिसने 90 ग्राम खा लिया है जहरीला लड्डू, वो व्यक्ति तो मर ही गया है। अब जो दूसरी वाली प्रकृति थी जिसका नाम था मिश्र मोहनीय, क्या दूसरी वाली जो कर्म प्रकृति थी इसका नाम है मिश्र मोहनीय। ये मिश्र मोहनीय नामक कर्म प्रकृति का जब उदय आता है तब क्या स्थिति बनती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 ग्राम वाला लड्डू खा लिया उसने, तो 4थे गुणस्थान से जब ये 9 ग्राम खा लिया उसने जहर, तब भी गिर गया, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरा, तीसरे गुणस्थान में आ गया। देखिए एक नियम बतला रहा हूँ, जब भी इस 2 नंबर कर्म प्रकृति का उदय आता है तब नियम से तीसरा गुणस्थान होता है। क्या तीसरा गुणस्थान कब होता है? तीसरे गुणस्थान में कौन सी कर्म प्रकृति का उदय होता है?
तीसरे गुणस्थान में क्या परिस्थिति होती है? तो एक ही जवाब है कि तीसरे गुणस्थान का नाम ही मिश्र गुणस्थान है। तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? मिश्र गुणस्थान। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व का उदय रहता है। दूसरे गुणस्थान का नाम सासादन, आस्वादन। सासादन माने वहाँ स्वाद रहता है अनंतानुबंधी का, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। ये दूसरा गुणस्थान हो गया। और तीसरे गुणस्थान में नियम से उदय होता है, जहाँ मिश्र मोहिनी का उदय हो, अर्थात जहाँ सम्यक्त्व मोहिनी का उदय हो या जहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो, उसका नाम नियम से ऐसा समझना चाहिए कि तीसरा गुणस्थान है। तीसरे गुणस्थान में संजय जी सीए साहब, तीसरे गुणस्थान में नियम से मिश्र मोहिनी का उदय है, या फिर जब मिश्र मोहिनी का उदय आता है तब नियम से तीसरा गुणस्थान होता है। क्या? बच भी सकता है, मर भी सकता है, दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। ये दूसरी कर्म प्रकृति की बात है। अभी बीच में एक प्रश्न दिखा था मुझे 2-4 मिनट पहले कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व से ही क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही क्षयोपशम सम्यक्त्व में कन्वर्ट होता है। एक कंडीशन अलग है जिसमें मिथ्यात्व से भी डायरेक्ट क्षयोपशम सम्यक्त्व हो सकता है। क्या? लेकिन वो सादी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। यदि कोई सादी मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व से डायरेक्ट क्षयोपशम सम्यक्त्व ले सकता है। लेकिन यदि कोई सम्यक दृष्टि है, क्या? यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो फिर उस सम्यक दृष्टि जीव को तो प्रथमोपशम से ही क्षयोपशम सम्यक्त्व होगा। द्वितीयोपशम के संदर्भ में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रथमोपशम पहले क्षयोपशम में बदलता है, फिर वो क्षयोपशम द्वितीयोपशम में बदला। मिथ्या दृष्टि जीव था, उपशम सम्यक्त्व ले लिया। उपशम सम्यक्त्व का काल, औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त का है। अब उस अंतर्मुहूर्त काल में या तो वो गिर गया, औपशमिक सम्यक्त्वी नीचे गिर गया, या फिर वो औपशमिक सम्यक्त्वी क्षयोपशम सम्यक्त्व में बदल गया। तो इस तरह से जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व था वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही क्षयोपशम सम्यक्त्व में बदलता है, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी जो मिथ्या दृष्टि जीव ने डायरेक्ट क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया है, वो भी जीव चूंकि वो सादी मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व पहले ले चुका है। जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है ना, इसका मतलब उसके पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो चुका है, इसलिए वो डायरेक्ट क्षयोपशम सम्यक्त्व ले सकता है। तो कथन तो यही हुआ कि क्षयोपशम सम्यक्त्व के पहले औपशमिक सम्यक्त्व होने का नियम है। माने जब जब क्षयोपशम सम्यक्त्व होगा उसके पहले नियम से वो जीव औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर चुका होगा। माने प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद ही क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। अब इसकी दो कंडीशन हो गई, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है, ये तो नियम बना सकते हैं, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त्व क्षयोपशम सम्यक्त्व में कन्वर्ट होता है, ये नियम नहीं बना सकते। माने प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला ही क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, या प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद में ही क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, ये तो नियम बना दिया। अब वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व से ही डायरेक्ट हो जाए कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व से नीचे आकर के फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व लेवे, होगा प्रथमोपशम के बाद, ये नियम पक्का हो गया। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले क्षयोपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता, इसलिए जब जब क्षयोपशम सम्यक्त्व होगा तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद में ही होगा, यही क्रम है ना। देखिए बहुत सरल सरल बातें हैं, लेकिन ये कर्णानुयोग तो क्या है, धर्म कांटा है। कर्णानुयोग तो क्या है, नियम है। बिल्कुल कर्णानुयोग बिल्कुल रत्न तोलने वाले तराजू की तरह कहा गया है इस कर्णानुयोग को।
प्रथमानुयोग को कोयले और लकड़ियां तोलने वाली तराजू जैसे कहा है। प्रथमानुयोग को माने 100-100 200-200 किलो की बोरियां कोयले की तोली जा रही है। किलो 2 किलो ऊपर नीचे भी होवे तो चल जाता है, किलो 2 किलो भी चल जाता है। यहाँ ठीक है 250 किलो था, नहीं 257 था, ठीक है 257 255 चला, ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। ये प्रथमोपशम सम्य, ये मतलब ये प्रथमानुयोग। चरणानुयोग में 2-4 किलो ऊपर नीचे नहीं चलता, चरणानुयोग में लेकिन 2-4 5-10 ग्राम ऊपर नीचे चल जाता है, 5-10 ग्राम ऊपर नीचे चल जाता है चरणानुयोग। खान पीन की चीज़ें होती है ना, जैसी दाल लेकर के आए बाज़ार से, सब्जी लेकर के आए, तो सब्जी वाला सब्जी तोलते समय आपको 10-20 ग्राम ज़्यादा ही देगा, वो दिमाग नहीं लगाता उसमें 10 ग्राम ज़्यादा हो गया। यदि वो आपको चावल लेकर के आ रहे हैं, गेहूँ लेकर के आ रहे हैं, जो भी चीज़ लेकर के आ रहे हैं बाज़ार से, तो वो उन सब चीज़ों में 2-5-10 ग्राम ऊपर नीचे चल जाता है, इतना तो डाल ही देता है वो। ये चरणानुयोग वाला कांटा है, उस कांटे में ऐसा होता है, नहीं इतना फर्क। तीसरे नंबर पर है द्रव्यानुयोग वाला कांटा तराजू, वो है सोना चांदी वगैरह तोलने वाली। क्या उसमें भी इतनी एक्यूरेसी नहीं है, क्या बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है उसमें, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते, लेकिन जो वो कहते हैं कर्णानुयोग वाला तराजू है, उसमें रत्न तोलने वाली बात होती है। 1 कैरेट के 100वें हिस्से तक पहुंच जाते हैं, सेंट तक पहुंच जाते हैं, कितना बारीकी में जाकर के देखता है। तो कर्णानुयोग को ऐसा धर्म कांटा कहा गया है, इधर उधर इधर से उधर नहीं हो सकता, रंच मात्र भी फर्क नहीं हो सकता। सेंट कितना सेंट है, इतने सेंट तक पहुंच गया। अच्छा, तो ये कर्णानुयोग की चर्चाएं हैं जो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, माइक्रो है ये, बिल्कुल माइक्रो कांटा है। और सुनो गजब की बात, ये जो कर्णानुयोग वाला जो कांटा है ये इतना बारीक है, इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि यदि अनंत जीवों में से किसी एक जीव ने भी कोई काम किया तो ये कहेगा इट इज़ पॉसिबल। लो क्या हो गया, कितने में से कितनों ने, बोले अनंत जीवों में से, अनंत में से किसी एक जीव ने भी, अनंत में से एक, अनंत क्या संख्या है, अनंत में से एक भी हो तो कर्णानुयोग ये कहेगा इट इज पॉसिबल। बोलो, जैसे समझ लीजिए मैं आपको बात करूं कि अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक चला जाता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना ये वाक्य पंचलब्धियों के प्रकरण में कि अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक चला जाता है। और दूसरी तरफ हम ये चर्चा कर रहे हैं भैया तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अरे अपन सब भव्य जीव हैं, तत्व की चर्चा को रुचि से सुनते हैं, उत्साह से सुनते हैं, हम सब भव्य ही तो हैं। और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं क्षयोपशम भी हो गया, विशुद्धि भी हो गई, देशना लब्धि प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया, बोले अभव्य जीव। तो फिर क्या क्या मतलब है, बोले ये सब स्वाध्याय आदि करते हुए कोई अनंत जीव हो, अनंत हो ही नहीं सकते एट ए टाइम, लेकिन अनंत जीवों की बात करो आप, असंख्यात की बात करो, इस इन विषयों के अंदर रचे पचे जीवों की, उनमें से कोई एकाध जीव ऐसा हो, क्योंकि ये जो स्वाध्याय आदि के अंदर जो रचे पचे लोग हैं ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे कालांतर में, कभी ना कभी ये सब निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, सब भव्य जीव हैं, पात्र जीव हैं, लेकिन कदाचित लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असंख्यात जीवों में से कोई एकाध जीव ऐसा हो जो जीव वहां तक पहुंच करके भी अभव्य ही बना रहे, तो कर्णानुयोग यह कहता है कि अभव्य जीव तो प्रायोग्य लब्धि तक जा सकता है। लो अब क्या कहना है आपको, अब कर्णानुयोग का ये वाक्य सुन करके शिथिल नहीं होना, अरे यार हम क्या करें यार, ये तो करना इतना हो सकता है तो फिर हमारा सारा करना धरना ही बेकार होगी, हम अभव्य हुए तो क्या क्या कहें, बोलो हम अभव्य हुए तो, अरे कहाँ अभव्यों की बात कर रहे हो, कहाँ अभव्यों की बात कर रहे हो। ये तो इसी तरह की बात हो गई कि रोड पर चलते हुए एक एक्सीडेंट को देख करके ये व्यक्ति जीवन भर के लिए रोड पर चलना बंद कर दे क्या,
और नहीं, रोड पर चलने वालों के तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैंने देखा था रोड पर चलते हुए को। अरे हो सकते हैं क्या? अरबों खरबों जीव रोड पर रोजाना चलते हैं, तो कोई बहुत किसी के कोई हो जाए तो हो जाए, उसमें क्या है? 99% तो नहीं होते हैं क्या? इससे कोई समझदार व्यक्ति चलना तो नहीं छोड़ेगा। नहीं साहब ऐसा हो गया था, नहीं साहब ऐसा हो गया। क्या क्या बात करते हो उसको? मतलब उस फोटो को दिखा करके आप क्या कहना चाहते हो? हम चलना बंद कर दें, हम रोड क्रॉस करना बंद कर दें, हम गाड़ी नहीं चलाएं? हो जाता है कभी कभी। पता है आपको, हमारे यहाँ एक लिफ्ट जो थी, उस लिफ्ट एकदम टूट करके गिर गई नीचे, आदमी मर गया उस लिफ्ट के अंदर। तो अब आप ज़िंदगी भर लिफ्ट में नहीं बैठेंगे ना, लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे ना? बोलो क्या करना है? अरे क्या बात कर रहे हो यार? लाखों का वो भी व्यक्ति कहेगा, लिफ्ट बेचने वाले भी कहेंगे भाई साहब लाखों करोड़ों के अंदर कभी कभार कोई एक आध कहीं कोई हो जाए, कोई ऐसी घटना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खराब है ये चीज़। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं, कहाँ अवयवों की बात कर रहे हो? करणानु, लेकिन करणानु योग है भाई साहब। एक व्यक्ति को बोलो, मनुष्य गति के जीव, क्या मनुष्य गति के जीव मेरू पर्वत पर जा सकते हैं या नहीं? ऊपर कहाँ पे? पांडुक वन में जा सकते हैं या नहीं? मनुष्य गति के जीव मेरू पर्वत पर, नीचे भद्रसाल वन, फिर नंदन वन, फिर सोमनाथ वन, फिर पांडुक वन, 99,000 योजन की ऊंचाई पर है धरती से। मनुष्य गति के जीव वहाँ जा सकते हैं या नहीं? तो करणानुयोग ये कह सकता है जा सकते हैं। क्या करणानुयोग ये कहेगा जा सकते हैं? मनुष्य गति के जीव जा सकते हैं कि हाँ जा सकते हैं? क्या बात कर रहे हो? 99,000 योजन ऊपर, सूर्य चंद्रमा तो 100 1000 योजन पर है, 900 योजन पर है, 800 योजन पर है। क्या अब आप कह रहे हो जा सकते हैं? कि हाँ सुनो तो सही, इसलिए कह रहा है क्योंकि बाल तीर्थंकर के जीवों को उस पांडुक वन की पांडुक शिला पर बैठा करके जन्माभिषेक किया जाता है। वे बाल तीर्थंकर मनुष्य गति के जीव हैं। तो बाल तीर्थंकर मनुष्य गति के जीव हैं और वहाँ तक ले जाए जाते हैं, तो मनुष्य गति के जीवों का सद्भाव वहाँ तक हो गया। तो अब कितने, अब कौन जा सकता है अपन लोगों में से? बोलो महेंद्र जी साहब, अपन जा सकते हैं क्या? नहीं, अपन तो नहीं जा सकते। तो फिर कौन जा सकता है? अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी चले जाएंगे क्या? और कोई है? रामनाथ कोविंद जी, पूर्ववर्ती प्रणब मुखर्जी जी, कोई तो जितेंद्र जी साहब आप जा सकते हैं क्या? कि कोई नहीं? कोई मुनिराज, कोई रिद्धिधारी, कोई चारण रिद्धिधारी? अरे क्या बात कर रहे हो आप? 99,000 योजन का मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं तो फिर आप लिख रहे, आपने कहा है ना मनुष्य गति के जीव जा सकते हैं। अरे जा सकते हैं का मतलब वो तो एक, इतने जीवों में से, इतनी जीव राशि में से एक जीव चला गया मनुष्य गति का, तो कह दिया हमने मनुष्य गति के जीव जा सकते हैं। देखिए यहाँ जो प्रकरण चल रहा है अपना, ये प्रकरण क्या चल रहा था? प्रकरण ये चल रहा है कि करणानुयोग बहुत सूक्ष्मता की बातें पकड़ता है। जहाँ दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहिनी का उदय हो, अन्य 2 का उदय ना हो। सम्यक्त्व मोहिनी का तो है, बाकी 2 का उदय नहीं है। क्या वहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। कौन जीव को? जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि था, औपशमिक सम्यक्त्वी हो गया था, वो औपशमिक सम्यक्त्वी यदि अपना काल पूरा करे तो क्षय उपशम सम्यक्त्वी हो सकता है। वह साधी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से, साधी मिथ्या दृष्टि जीव यदि कोई हो तो मिथ्यात्व गुणस्थान से भी हो सकता है, वह मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। अब ये 3 तरह के जीव बतला दिए यहाँ। क्षयोपशम सम्यक्त्व किस किस को हो सकता है? बोलो, क्षयोपशम सम्यक्त्व किस किस को हो सकता है, उसके बारे में बतला रहे हैं। पहला नियम है, बिल्कुल 3 बातें हैं। 3 अलग अलग तरह की कंडीशन वाले लोग हैं। यदि कोई जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि है तो वह औपशम सम्यक्त्व का अपना काल पूरा कर क्षयोपशम सम्यक्त्वी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1।
पहले प्रकार की कंडीशन क्षय उपशम सम्यक्त्व के लिए। पॉइंट नंबर 2 कि साहब कोई सीधा मिथ्यात्व से जा सकता है क्या? कि हाँ जा सकता है। जिसने पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व लिया था, गिर करके मिथ्या दृष्टि हो गया, अब उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे क्या? अब वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव डायरेक्ट क्षय उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि किसी सम्यक दृष्टि जीव को यदि इस दूसरी कर्म प्रकृति का उदय आ गया था क्या, और वो गिर गया था नीचे, दूसरी का उदय आने का मतलब 9 ग्राम वाला लड्डू खा लिया, जिसने 9 ग्राम वाला खा लिया वो नीचे गिर गया। कहाँ तक गिरा था? बोले तीसरे गुणस्थान तक आ गया था। अब ये तीसरे वाले में इसको चांस है, क्योंकि सिर्फ 9 ग्राम वाला खाया था, जहर बहुत ज़्यादा नहीं गया था, अंदर उतरा नहीं था, इसलिए इस तीसरे वाले को चांस है कि यदि ये जहर ज़्यादा चढ़ जाएगा तो बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा, और यदि ये बच गया तो फिर चौथे में आ सकता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में आ सकता है। माने तीसरे गुणस्थान वाला भी क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है यदि बच गया तो क्या? तो 3 कंडीशन हो गई, चौथे से चौथे में, तीसरे से चौथे में, और पहले से चौथे में। क्षयोपशम सम्यक्त्व 3 जगह हो गई। क्षयोपशम सम्यक्त्व चौथे से चौथे में होगा तो उपशम सम्यक्त्व वाला क्षयोपशम में बदलेगा। क्षयोपशम सम्यक्त्व यदि तीसरे से चौथे में आएगा तो गिर करके वापस संभल गया, वो चौथे में आएगा। और ये क्षयोपशम सम्यक्त्व यदि पहले से डायरेक्ट चौथा होगा तो सादी मिथ्या दृष्टियों के संभव है क्या? तीनों कंडीशन पंडित जी साहब ने यहाँ लिख दी। वापस वाक्य पढ़ता हूँ, बड़ा सुंदर वाक्य है और बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण यहाँ किया है पंडित जी साहब ने। उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर, माने किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया आपसे, प्रश्न यह किया कि क्षयोपशम सम्यक्त्व कब होता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व का अधिकारी कौन है, क्षयोपशम सम्यक्त्व को कौन प्राप्त करता है, ये प्रश्न किया। तो जवाब में क्या क्या बातें कही? 3 बातें। पहली, उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है, ये पहली बात हो गई। उपशम का काल पूर्ण हो गया तो गिर भी सकता था, लेकिन यदि नहीं गिर करके क्षयोपशम में बदल गया वो, पहली कंडीशन। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से होती है, इसकी प्राप्ति हो सकती है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति कर सकता है। फिर वह मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है, माने तीसरे गुणस्थान से भी डायरेक्ट चौथे गुणस्थान की प्राप्ति हो सकती है। कभी कभी ऐसा कहते हैं, सुनना, एक वाक्य बड़ा सुंदर कह रहा हूँ, कर्णानुयोग का ही अच्छा नियम है गुणस्थानों के संदर्भ में। दूसरा और तीसरा गुणस्थान गिरते हुएों के गुणस्थान हैं, यह कथन किया जाता है। एक सामान्य कथन है, क्योंकि कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव पहले से दूसरे तीसरे में नहीं जा करके सीधा चौथे में, माने मिथ्या दृष्टि था, अनादि मिथ्या दृष्टि था, चौथे गुणस्थान की प्राप्ति हो गई। तो किसी ने पूछा सामने से शिष्य ने कि पंडित जी एक बात बतलाओ, क्या एक बात बतलाइए कि जो ये चौथे गुणस्थान में आपने बात कह दी है तो दूसरा तीसरे की बात क्यों नहीं कही आपने? तो टोडरमल जी साहब ने कहा, पंडित जी साहब ने कहा कि भैया दूसरा और तीसरा गुणस्थान ये गिरते समय आते हैं। दूसरा और तीसरे गुणस्थान की प्राप्ति गिरते समय होती है, पहले गुणस्थान से सीधा चौथा और फिर गिरते समय दूसरे तीसरे में आ सकता है ये जीव। मैं यहाँ अलग हट के बात कह रहा हूँ, दूसरा तीसरा गुणस्थान गिरते समय आता है सो तो ठीक है, चढ़ते समय भी आ सकता है, और तीसरे गुणस्थान वाला गिरे ही गिरे ऐसा भी नियम नहीं है, तीसरे गुणस्थान से चढ़ भी सकता है। क्या? तीसरे गुणस्थान वाला चढ़ भी सकता है। उदाहरण दिया है शास्त्रों में, माने हिलते हुए दांत का,
हिलता हुआ दांत, बोलो क्या कहना है हिलते हुए दांत के बारे में? तो बोले हिलता हुआ दांत गिरेगा या मजबूत होगा? दोनों बातें हो सकती है। दांत हिल रहा था, पता नहीं यार निकलने वाला है यार, गिरने वाला है, अभी हिलना चालू हो गया, अब ये गिरेगा, ये दांत बहुत ज़्यादा ही हिल रहा है आजकल, तो जाएगा ये जाएगा ये। फिर क्या हुआ, कुछ हमने उपचार किए, कुछ सावधानी बरती, कुछ डॉक्टर को दिखाया है, कुछ कोशिश की, तो फिर क्या हुआ, जो हिल रहा था वो अब इतना मजबूत हो गया कि नहीं गिरेगा। ऐसा भी संभव है, जो हिल रहा था वो मजबूत भी हो सकता है दोबारा। इसी तरह से जो तीसरे गुणस्थान की स्थिति है, ये हिलते हुए दांत की स्थिति है, ये गिरे तो पहले में आ जाए और नहीं गिरे तो तीसरे से दोबारा चौथे में चढ़ जाए। क्या ठीक है ना? दूसरे वाला तो नियम से गिरेगा ही गिरेगा, दूसरे वाले की तो गिरने की ही स्थिति है। ख्याल में आ गई बात? दूसरे गुणस्थान वाले की स्थिति, ये सब गुणस्थानों के ऊपर मेरे प्रवचन भी हैं, YouTube पर उपलब्ध हैं सारे गुणस्थानों के प्रवचन। मेरे ख्याल से 20-22 प्रवचनों में पूरे ही 14 गुणस्थानों का स्वरूप आ गया है, गमनागमन ये वो सब चीज़ें, मोटी मोटी बातें सब आ गई है। देखिए अभी इसके लिए क्या उदाहरण दे सकते हैं संजय जी दूसरे गुणस्थान के लिए? देखिए जैसे पेड़ पर कोई टहनी थी, वो टहनी एकदम लटक गई, ठीक है ना? टहनी फल हल्का सा कोई झुका तो लटक गया। अब वो जो लटक गया है उसकी स्थिति कैसी है? या तो वो नीचे गिर जाए, और यदि कोई जो अपने क्या नाम है गार्डनर, माली वगैरह, ये उसकी चूंकि वो आधी टूट गई थी ना, उसको थोड़ा सा वापस बराबर करके और रस्सी से बांध दिया वहाँ, तो वापस दोबारा जुड़ भी सकता है। टहनी लटक गई थी, झुक गई थी नीचे, अब यदि वो बिल्कुल नीचे गिरे तो गिर भी सकता है, भाई नहीं संभला तो फिर टूट के गिर गया, और संभल जाए तो संभल जाए। ये पोजीशन से हो गई तीसरे गुणस्थान की, ऊपर चढ़ने जैसी। अब वहाँ से क्या ऐसा ही होता होगा संजय जी साहब, सही कह रहे हैं आप, माली वगैरह सब कर लेते हैं इस तरह के काम वापस, अरे अरे नहीं नहीं इसको संभाल लो, इसको संभाल लो, इसको वापस लगा लो, तो देख लिया। अब लेकिन पेड़ से जो अलग हो गया उसकी क्या स्थिति होगी? प्रदीप पाटनी जी साहब, पेड़ से जो अलग हो गया उसकी क्या स्थिति है? बोले वो तो नियम से नीचे ही आ रहा है और ये आ गया जमीन पर। तो दूसरे गुणस्थान की स्थिति जमीन पर पहुंचा नहीं और ऊपर से टूट गया। क्या क्या कहा? दूसरे गुणस्थान क्या स्थिति है? ऊपर से तो टूट गया, क्या, और नीचे पहुंचा नहीं। ये जो मार्ग का काल है, बोले ये दूसरे गुणस्थान का काल है। 6 आवली एक समय काल का है, उत्कृष्ट काल, मिनिमम एक समय भी हो सकता है। ये उपशम सम्यक्त्व का ही बचा हुआ काल होता है, दूसरे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्ति ही आता है। लटका नहीं रहा है दूसरे गुणस्थान वाला, गिरते हुए पत्थर हमने छोड़ दिया, अब जमीन तक आने के बीच का जो काल है ये दूसरे गुणस्थान का काल है। तो यहाँ दूसरे से तो अभी अपना कोई प्रयोजन नहीं है इस क्षेयोपशम सम्यक्त्व के काल में, लेकिन तीसरे से प्रयोजन है, तीसरे गुणस्थान से, क्योंकि दूसरे वाला तो नीचे में आएगा तो उससे क्या लेना देना है अपने को, लेकिन तीसरे वाला जो ऊपर चढ़ गया तो इसका मतलब तीसरे गुणस्थान से भी क्षेयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तीसरे गुणस्थान से क्षेयोपशम सम्यक्त्व में आ गया, ठीक है ना। अब ये जो है पहले गुणस्थान वाला, यदि सादी मिथ्या दृष्टि जीव था तो डायरेक्ट क्षेयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। मैं समझता हूँ ये सब बातें समझ में भी आ गई होगी और आप सबको मजबूती से याद भी हो गई होगी। चलिए एक बार बस पढ़ कर के फिर अगले पैराग्राफ क्षेयोपशम क्या है इसकी तरफ बढ़ेंगे। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, उपयोग को एकाग्र करके देखना, सबके समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनी का उदय हो, माने तीसरे का उदय यहाँ इस क्षेयोपशम सम्यक्त्व के लिए होता है। 2 का उदय नहीं है क्योंकि इन दोनों के उदय में गिर जाएगा, और एक सम्यक्त्व मोहनी का उदय हो, अन्य 2 का उदय ना हो,
कि साहब अन्य दो का उदय क्यों नहीं है? क्योंकि एक नंबर का यदि उदय आएगा तो फिर पहले गुणस्थान आ जाएगा, क्षेयोपशम सम्यक तो कैसे होगा? दो नंबर का यदि उदय आएगा तो गुणस्थान तीसरा हो जाएगा क्या? तो फिर इसका मतलब एक नंबर और दो नंबर का उदय तो नहीं हो सकता क्षेयोपशम सम्यक्त्व में। बोले तीन नंबर का उदय, बोले तीन नंबर का उदय आता है तो ये जीव गिरता नहीं है तीन नंबर के उदय में। मैं ऐसा भी कह सकते हैं, नीचे शायद लिखा है पंडित जी ने, ये तीन नंबर जो प्रकृति है ये प्रकृति देशघाती प्रकृति है, घात नहीं करती, ये गिराती नहीं है, ये नुकसान नहीं करती, ये नीचे देने का काम नहीं करती, ये तीन नंबर प्रकृति। ठीक है ना? तो तीन नंबर प्रकृति का उदय जहाँ हो बस वो क्षेयोपशम सम्यक्त्व है, दो का नहीं है, तीसरी का उदय है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है, एक बात हो गई। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से, सादी मिथ्या दृष्टि जीव था उसके मिथ्यात्व गुणस्थान से भी हो सकता है क्षेयोपशम सम्यक्त्व, और वह मिश्र गुणस्थान से भी, मतलब मिश्र गुणस्थान माने तीसरे गुणस्थान का नाम है, इस तीसरे गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि बार बार में तीसरे गुणस्थान की चर्चा चल रही है इसलिए मैं आपको एक नियम बतला दूं कि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। क्या क्या ये बड़ी विशेषता है तीसरे गुणस्थान की, अद्भुत विशेषता है। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। तीसरे गुणस्थान में जब तक है तब तक इस जीव को मरण नहीं हो सकता। मुझे मालूम है कई लोग सोच रहे होंगे पंडित जी ये गजब का है भाई साहब, तो फिर अपन तीसरे में ही बैठे रहे ना, तो फिर तो अपना मरण ही नहीं होगा, हम तो अमर हो जाएंगे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, लेकिन मरने पर तीसरा गुणस्थान आया है। क्या? अरे क्या 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 बोल दिया आपने? वापस सुनो, वापस सुनो। तीसरे गुणस्थान में तो मरण नहीं होता, क्या आयु कर्म का बंध भी नहीं होता, मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता, आयु कर्म पूरा भी नहीं होता, लेकिन चौथे गुणस्थान से मरा था ना तो तीसरा आया था। क्या? चौथे का घात हुआ था ना तो तीसरे में आया था, इसलिए तीसरे को अच्छा कैसे मान सकते हो आप? क्या तीसरे को भला कैसे कह सकते हैं अपन? और एक और विशेष बात यह है कि आपने तो कह दिया कि तीसरे में रह ले वे, लेकिन ये अशक्य है क्योंकि तीसरे गुणस्थान का काल ही अंतर मुहूर्त है। जब तक ये जीव तीसरे गुणस्थान के अंतर मुहूर्त काल में रहेगा तब तक मरण नहीं होगा। उसके बाद में जहाँ जाएगा ऊपर नीचे जहाँ भी, वहाँ जा कर के तो फिर मरण हो ही सकता है। सुनील जी सर्राफ साहब मर कर के आया है, बस इसका मतलब सिर्फ इतना सही अभिप्राय है कि चौथे गुणस्थान का मरण होने पर तीसरे में आया है। ठीक है ना? तीसरे से नीचे गिरे तब तो मर जाएगा, लेकिन तीसरे से ऊपर भी जा सकता है ना, चौथे में भी जा सकता है। चलिए आगे, क्षेयोपशम क्या है? समय सीमित है, आज थोड़ा सा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था शुरू में, इसलिए जोड़ते जोड़ते भी काफ़ी लेट हो गए हम। गोला गोला घूम रहा था, वो चल नहीं रहा था, फिर बाद में तो अब ये लगातार चल रहा है, तो हम थोड़ा सा आज समय तो यद्यपि अपना हो गया है, लेकिन हम 2-5 मिनट और लेकर के चर्चा इसको अपनी को पूरी करेंगे। माने थोड़ा समय लगभग 10 मिनट और चलेगा। अभी देखिए बात कर रहे हैं अपन 10 नहीं तो और 8 मिनट चलाएंगे, 5-7 मिनट चलाएंगे। क्षेयोपशम क्या है? सो कहते हैं दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में, क्या दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है। अब सुनना क्या होता क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, ये क्षेयोपशम सम्यक्त्व की प्रक्रिया क्या है, ये देखें जरा। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है उसके अनंतवें भाग मिश्र मोहनीय का है, सेकंड नंबर वाले का। क्या? उसके अनंतवें भाग सम्यक्त्व मोहनीय का है। ओहो क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, हमने तो 90 ग्राम, 9 ग्राम और 1 ग्राम कर दिया। अभी इसको यदि और बढ़ाना हो, क्योंकि ये तो अनंतवां भाग है, हम क्या करें? क्या हम क्या करें भाई साहब?
हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते अपन। अनंत में भाग के लिए क्या एग्जाम्पल देवे? 90 9 और 1 का एग्जाम्पल तो समझने समझाने के लिए दिया है। और 90 9 और 1 के अंदर ही अपने को लग रहा था अच्छा कहाँ 90 ग्राम और कहाँ 1 ग्राम, उसमें ही अपने को ऐसा लग रहा था अरे भाई अभी तो ये कह रहे हैं ये तो अनंत है और उसके अनंत हिस्से करो। कोई पार्ट था, कोई हिस्सा, उसके अनंत हिस्से करो। तो बोले जो एक हिस्सा है अनंत के, अनंत हिस्से करने पर एक हिस्सा सेकंड नंबर को और पूरा का पूरा फर्स्ट नंबर को। मिथ्या तो इतना भारी है और ये कितना सा है? एक हिस्से बराबर। अब सुनो जरा, ये जो एक हिस्सा निकाला है अभी अपन ने, इस एक हिस्से के भी, जैसे 2 नंबर प्रकृति कही है, इस एक हिस्से के भी अनंत हिस्से करो और एक हिस्से का नाम एक हिस्सा तीसरी प्रकृति को दो। इसका मतलब तीसरी प्रकृति का जितनी पावर है उससे अनंत गुना ज़्यादा पावर दूसरी प्रकृति में है, और दूसरी प्रकृति जितनी पावरफुल है उससे अनंत गुना ज़्यादा पहले नंबर की कर्म प्रकृति है। क्या समझ में आ रही है बात? ये ऐसी स्थिति है क्या? देखिए बात हो गई यहाँ। क्षयोपशम सम्यक्त्व क्या है? सो कहते हैं दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है उसके अनंतवें भाग मिश्र मोहनीय का है, अनंतवें भाग, और उसके अनंतवें भाग माने मिश्र मोहनीय सेकंड नंबर कर्म प्रकृति, उस मिश्र मोहनीय के अनंतवें भाग सम्यक्त्व मोहनीय का है। मिश्र मोहनीय के अनंतवें भाग की बात करो तो वो सम्यक्त्व मोहनीय का है। इसमें सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति देशघाती है। देशघाती का मतलब दोष उत्पन्न करती है, देशघाती का मतलब विचलित करती है, देशघाती का मतलब चलायमान करती है लेकिन जान से नहीं मार देती। एक घाती शब्द का अर्थ है घात कर देना, देशघाती का अर्थ है आंशिक घात। क्या? और दूसरे सर्वघाती होती है, उसका नाम है पूरी तरह से घात कर देना। क्या? इसमें सम्यक्त मोहनीय माने तीसरी प्रकृति ये देशघाती है, उसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता क्योंकि ये देशघाती है। क्या? देशघाती है इसलिए सम्यक्त्व का घात नहीं होता। किंचित मलिनता करे, किंचित मलिनता करे, क्या? मूल घात न करे, उसी का नाम देशघाती है। देशघाती किसे कहते हैं? जो किंचित मलिनता करे, पूरी तरह से घात नहीं करे, उसे देशघाती कहा जाता है। ये देशघाती का स्वरूप है। इसका मतलब देशघाती कर्म प्रकृति पूरी तरह से घात नहीं करेगी, आंशिक घात ही करेगी। अच्छा, घात नहीं किया, इसका क्या आधार है? इसका आधार ये है कि इस तीसरी कर्म प्रकृति का उदय आने पर सम्यक दर्शन कायम रहा। इसका मतलब है घात नहीं हुआ। थर्ड कर्म प्रकृति का उदय आने पर सम्यक दर्शन मेंटेन रहा, सम्यक दर्शन कायम रहा। अब जब सम्यक दर्शन कायम है तो इसका मतलब पूरी तरह से घात नहीं कर, लेकिन चलमलागाढ़ दोष लगे हैं। अब उन चलमलागाढ़ दोष की क्या स्थिति है ये चर्चा तो अपन कल करेंगे जब प्रकरण अपना चलेगा तब, अभी तो नहीं कर सकते। और बाकी 2 की क्या स्थिति है कि पहली कर्म प्रकृति का उदय आए तो पहला गुणस्थान और दूसरी कर्म प्रकृति का उदय आए तो तीसरा गुणस्थान, मतलब दोनों ने गिराया है, तीसरे ने नहीं गिराया। एक बात और, चूंकि यहाँ गिरने की चर्चा चल रही है तो समझ लीजिए अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से यदि किसी का उदय आ जाता है तो गुणस्थान दूसरा हो जाता है, ऐसा। सो इस तरह से अपन ने ये यहाँ देशघाती है यहाँ तक की चर्चा की है। अब इसमें तीसरी कर्म प्रकृति जो देशघाती है उसने क्या मलिनता की, उस तीसरी कर्म प्रकृति जो है उसने क्या नुकसान पहुंचाया, उसका क्या नुकसान किया, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसकी वजह से जो दोष लग गए, उसकी वजह से जो मल लग गए, जिन्हें शास्त्रों में चल दोष, मल दोष, अगाढ़ दोष कह करके पुकारा गया है। तो ये चल,
मल और अगाढ़, ये दोष कौन से होते हैं, इन दोषों का क्या स्वरूप है, क्या इस तरह के दोष सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में लग सकते हैं, क्या ऐसा संभव है, क्या सम्यक दृष्टि जीव के भी इस तरह के दोष जिनकी चर्चा यहाँ कही है ये हो सकते हैं क्या। ये काफ़ी मार्मिक बातें हैं और बहुत सुंदर प्रकरण है, और किस तरह से ये चलमल अगाड़पना बनता है इसकी भी बहुत बारीक बात है। कल अपन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, इसी क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात को, अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो कर्म, नो।